Good evening, salam namaste to everyone. Good evening, madam, and welcome to our beloved Dada Dr. Bipin Kankar's Zoom session on backflow remedies. उनका सबसे प्रिय पसंद वाला सब्जेक्ट और इतना पसंद था उनको कि कोई भी एक रेमेडी होती थी जिसके ऊपर वो 1 2 3 घंटा कंटिन्यूस बोल सकते थे। वो हमारे हाव भाव देख के समझ जाते थे कि अब हम बोर हो रहे हैं। और आज मैडम की, जैसे अभी मैम ने बोला थोड़ी देर पहले, कि दादा की सबसे पसंदीदा रेमेडी इन अ सेंस कि उनको शेरो शायरी का इतना शौक था और वो इसके अंदर भरपूर थी हनी शकल के अंदर। जैसे उनका था, याद ना आए बीते दिनों की। राइट सोनल मैम? हम रहे या न रहे, याद आएंगे ये पल, जो हमें हर बार हर संडे को ये पल याद आते हैं कि दादा दादा की सीट पेड़ के नीचे, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, वो कभी नहीं चूकते थे कि है ना 4:30 बजे मुझे जाना है। सोचिए, 4:30 बजे मई जून की गर्मी में भी वो पेड़ के नीचे, खुले पेड़ के नीचे और खुली जगह पे इतने आराम से बैठते थे, क्योंकि उनको बीएफआर सिखानी होती थी। एक और था, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, ये भी उनका प्रिय गाना था। बहुत सारे थे, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, लिखे जो खत तुझे, आगे भी न जाने न तू, पीछे भी न जाने तू, जो भी है बस यही वक्त है। ब्यूटी इज दैट दिस इज हनी सकल एंड क्लेमेटिस बोथ। कई बार ऐसा भी होता है कि हनी सकल और क्लेमेटिस दोनों ही आती है। राइट। सो आई वुड, मैं प्लांट के बारे में बाद में बताऊंगी, बट अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैम को इनवाइट करना, बिकॉज शी हैज सम वंडरफुल इंसाइट्स और उनके पास दादा की मेमोरीज भी हैं। आज हनी सकल है तो वी विल टॉक अबाउट दादा अ लॉट। सो यस, सोनल मैम, मोस्ट वेलकम। ओवर टू यू। Thank you so much. Thank you so much, Dr. Ritu. Thank you so much, audience, doctors, therapist, members. तो आज आज की जो मेडिसिन है ना, देखिए हम कभी भी एक क्या बोलते हैं कि प्रोफेशनल जूम या फिर एक कोई मीटिंग चल रही है, ऐसा हम कभी भी, इट्स जस्ट वन ऑन वन डिस्कशन। तो हम यहाँ पे अपना हार्ट भी पोर कर सकते हैं कि भाई हम क्या फील कर रहे हैं, और स्पेशली जब हनी शकल आती है, क्योंकि दादा हर चीज में एक शेरो शायरी, दादा हमेशा अपने पास्ट की अच्छी मेमोरीज, अच्छी यादें जो हमारे साथ भी शेयर करते थे। और आज जब एक एक वो खुद एक मेमोरी है, जब मैडम बोल रहे थे, तब तब मुझे ऐसा लगे कि यार क्यों क्यों नहीं है वो हमारे साथ। तो तो हनी शकल एक ऐसी चीज है कि अगर पॉजिटिव है हनी शकल, तो उससे खुश दुनिया में इंसान कोई नहीं है। और अगर नेगेटिव है हनी शकल, अगर नेगेटिव हनी शकल सिंड्रोम है, तो उससे दुखे ज्यादा दुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर उसके पास सब कुछ है भी तो जैसे मैडम ने शुरुआत, अगर दादा होते तो मुझे लगता है कि शेरो शायरी से ही शुरुआत करते। और वो एक और मैं क्यों ऐसा बता, देखिए हनी शकल जो है ना, वो पहले हम उसका डिफरेंशिएशन बता देते हैं कि भाई हनी शकल कौन सी ग्रुप की मेडिसिन है। जो डॉक्टर एडवर्ड बाक ने, उसका एक ग्रुप है इनसफिशिएंट इंटरेस्ट इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, मतलब कि ऐसी दवाइयां या ऐसे मेडिसिन जो फिजिकली तो यहाँ पे हाजिर है, लेकिन उसका दिमाग और कहीं पे है। अगर उसका दिमाग वंडरिंग है, एक ही चीज में बार बार घूमता रहता है, तो वो व्हाइट चेस्टनट हो सकता है। अगर वो ख्याली पुलाव पका रहा है, रियलिटी से कोसों दूर है, इमेजिनेशन फिक्शंस, तो वो क्लेमेटिस हो सकता है। लेकिन अगर वो इंसान यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और पास्ट में ड्वेल कर रहा है, पास्ट की मेमोरीज, पास्ट के इंसिडेंट्स, पास्ट के रिलेशन, तो वो हनी शकल है। तो आप मान लीजिए कि भाई पास्ट के बारे में कौन नहीं सोचता। देखिए यादें, अच्छी बुरी हर चीज, वो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, हमारे एक इमोशनल एस्केप होता है कि हम पास्ट में जाके वो अच्छी बुरी मेमोरी को हम चेरिश करें। तो वाई वाई हनी शकल, क्यों हनी शकल एक मेडिसिन है, कहाँ कहाँ यूज होती है। तो सबसे पहले जैसे हम एक छोटा सा वन ऑन वन गेम खेलते हैं कि अब आपके पास 30 सेकंड है, आपको मुझे एक शब्द, अगर मैं बोलूँ कि हनी शकल, तो कौन सा शब्द आपके दिमाग में आता है, आप कमेंट बॉक्स में रखिए। आपके पास 30 सेकंड है, फिर हम आगे बात करेंगे कि हनी शकल वो सारे वर्ड से भी बियॉन्ड कौन सी चीज है। तो पुट योर वर्ड्स। मैं अपना, जब हनी शकल आता है तो मेरा दिमाग में आता है मेरा वर्ड, इट्स अ स्टक। जब हनी शक्ल आती है तो स्टक। तो चलिए, आपके पास 30 सेकंड है मैडम, डॉक्टर्स, हाँ, मैं आपके देख वर्ड्स रही हूँ, पुट आप कीजिए। आगे बोलिए, मैं जब तक देखती हूँ सबने क्या क्या डाला है।
या तो हनी सक्कर जो है वो एक पर्सनालिटी रेमेडी भी है और एक स्पॉट रेमेडी भी है। हनी सकल है एक क्रॉनिक मेडिसिन है। ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत ही, जैसे अस्पेन जैसी है या मिमिलस जैसी है, तो ऐसे फ्रिक्वेंट आप अभी स्पॉट में दे दो, ऐसा नहीं है। इट्स अ क्रॉनिक, इट्स अ ग्रेजुअल। तो आप आप समझिए कि कोई इंसान जो पास्ट में, क्योंकि वो हम सब करते हैं, हम पास्ट की मेमोरीज चेरिश करते हैं, तो हनी सकल ही क्यों? तो कोई ऐसा इंसान जो वो पास्ट एस्केप को, अगर उसकी आदत बन जाए, बार 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 वो पास्ट की मेमोरीज में चला जाए और खुश होता रहे, उसकी आदत लग जाए, और उसको जो अभी चल रहा है, अभी जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस है, वहां से उसका इंटरेस्ट चला जाए, वो दुखी हो जाए, वो सैड हो जाए, ये तो बात सही है कि वो किसी से एंगेज ना कर पाए, अपने आसपास के लोगों को ना देख पाए, वो एक होपलेस हो जाए, और आगे भविष्य में भी उसको कहीं पे भी अगर उसको विंडो नहीं दिख रहा है कि मैं कभी भी खुश हो सकता हूँ, तो ये हनी सकल है। हनी सकल एक ऐसा इंसान है जो अपने पास को तो डेवलप कर ही रहा है, अपने फ्यूचर को खराब कर रहा है, और अपने सॉरी अपने प्रेजेंट को खराब कर ही रहा है, और अपने फ्यूचर की होप भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। जब ऐसा इंसान अगर आपको मिलता है, तब आपको हनी सकल सेव करता है। तो चलिए देखते हैं लोगों ने कौन से वर्ड्स चुने हैं। स्टक, यस मेरा है। मेमोरीज, यस। मेमोरी, यस। होम सिकनेस, यस। मेमोरीज, यस। मेमोरीज, यस। यंग लाइफ, यस। मिसिंग अपॉर्चुनिटीज, यस। पास्ट, अनसेटिस्फाइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक मिनट आप पानी पीजिए, तो एक मिनट। एक मिनट आप जो मैम ने लिखा है ना स्टक, समझिए वो एक कीवर्ड नहीं है। आप लोगों ने जो लिखा है ना मेमोरी, पास्ट या यूथ या जो भी आप लोगों ने लिखा है, दोज आर द काइंड्स जो कि हो जाते हैं, इंसान किस में फंस जाते हैं। तो जो एक टिपिकल वर्ड हर एक का होता है ना, इट इज बियॉन्ड अ कीवर्ड एंड दैट इज ओनली वन, स्टक। अगर मैं आज ग्रीफ भी बोलती हूँ तो जरूरी नहीं है हमारी पास्ट मेमोरीज बहुत अच्छी हैं, राइट? सो हर वर्ड इज स्टक। वो एक सिंगल वर्ड स्टक के अंदर सब कुछ आ जाता है। सो कभी मैडम ऐसे पूछती है ना, ये इनका तरीका है, वन वर्ड, देन बी क्रिएटिव। तो ये जो आपने बताया ना, पास्ट है, मेमोरीज है, दीज आर ऑल काइंड्स, जो कि हमें पता है कि क्या है, ये सारी चीजें होती है हनी सकल में। लेकिन हनी सकल में होता क्या है, स्टक हो जाता है। सो दैट इज वन सिंगल वर्ड। यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो देखिए, ये एक जो छोटी गेम करने का वो हमारा एक तरीका है। जैसे डॉक्टर रितु मैम स्पेसिफिकली इंसिस्ट करती है कि आप जब एक मेडिसिन को कीवर्ड्स में अगर बांध के अगर रखते हो ना, तो कभी भी आप उसको बियॉन्ड आपको यूज कर ही नहीं सकते। तो मैं आपको बताऊंगी कि हनी सकल इज नॉट अबाउट अ पास्ट और पास्ट मेमोरीज, नथिंग। देखिए, अच्छी बुरी मेमोरी हम सबके साथ होती है, लेकिन जब इंसान फंस जाता है, आपने नहीं देखा है हनी सक्कल इंसान कि वो कैसे प्रेजेंट को जी नहीं पा रहे हैं। उनके पास सब कुछ है, उसका पैसा है, फैमिली है, सर्कमस्टेंसेस है, सब कुछ है, लेकिन वो जी नहीं पा रहा है, वो पास्ट में ही चला जाता है, और आगे फ्यूचर की होप भी चली जाती है, तो वो इंसान बस फंसा रह जाता है। तो ऐसे हनी सक्कल में बहुत सी चीजें, पास्ट मतलब क्या, मेमोरीज मतलब क्या, तो सबसे पहले इट्स अ नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया मतलब हैप्पी मेमोरीज। कि मान लीजिए कोई एक बुजुर्ग इंसान है, अपनी मिड 50s में है, अभी भी काम चल रहा है, नियर टू रिटायरमेंट है, बच्चे हैं उनके साथ, उनका पार्टनर अभी अभी जस्ट चला गया है, तो वो एक फैमिली एल्बम निकाल के देख रहे हैं, और वो अच्छे से खुश हो रहे हैं कि भाई मेरी शादी की फोटो है, तो ही इज हैप्पी। तो यहाँ पे कोई हनी शकल की बात नहीं है। लेकिन और 10 साल बाद, और 12 साल, 15 साल बाद, जब सेम इंसान सेम वो फोटो एल्बम निकालता है, तब वो चीज देख के वो दुखी है, क्योंकि आज ना उनका पार्टनर उनके साथ है, उनके बच्चे अब्रॉड मूव हो चुके हैं फ्यूचर के लिए, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनका कोई फोकस नहीं है, ना फ्रेंड्स ना कलीग्स, नथिंग। तो अब वो सेम एल्बम उनको उतना ही दर्द देता है, और अगर आज उनका शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बीमारियों की, दादा हनी सकल को एक ओल्ड एज, एक फिनाइल मेडिसिन स्पेसिफिकली, ऐसा नहीं है कि बच्चों में नहीं है, इट्स एक दो दिन कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब स्पेसिफिकली बच्चे और बुजुर्ग, इनमें ज्यादा है, बीच में तो है ही, लेकिन ये जो टोटल कॉन्ट्रास्ट है, तो बुजुर्ग जो लोग हैं कि आज उनके कलीग्स भी नहीं है, आज उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है, तब वो पीछे जाके जो अच्छी मेमोरीज है उसमें वो
ड्वेल करने लगते हैं, और उसकी वजह से जब ये होपलेसनेस चली जाती है तो वही बीमारी उनको खाए जाती है और अल्टीमेटली उनका अंत हो जाता है। तो दिस इज हाउ बैड हनीसकल स्टेट कैन बी। सेम चीज, मेरे फादर आज रिटायरमेंट होने में उनको शायद 4 या 6 महीने बाकी है, ठीक है। तो वो जब रिटायर होंगी तो आज से ही, अभी जब मुझे विजिट करने आए थे तब मुझे बोला, मैं कि तो पापा अच्छी बात है कि आप अभी रिटायर्ड हो रहे हैं फाइनली 30 साल की सर्विस के बाद। तो कि सच कहूं बेटा, तुम लोग रिटायरमेंट तो चलो ठीक है, पैसे भी है आज, पर तुम लोग आज कब बड़े हो गए, कब पढ़ के चले गए, कब शादियां हो गई तुमकी, कब तुम्हारे बच्चे हो गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। और मुझे वो मैं वो आज वो हमारे बच्चों में, उनके जो नाती नातियां हैं उनको वो प्यार देते हैं क्योंकि वो हमें नहीं दे पाए। तो इट्स अ रिग्रेट, इट्स अ बिग रिग्रेट। शायद हम उस स्टेज में पहुंचेंगे तब हमें पता चलेगा। तो जब वो स्टेट अगर जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ जाता है और वो हावी हो जाता है इंसान के दिमाग पर, तब हनी शकल आता है। तो इट्स ऑल अबाउट नॉस्टैल्जिया। दूसरा है होम सिकनेस। होम सिकनेस एक बच्चा है, ठीक है, वो माँ बाप के प्यार में पला बड़ा है, एक कुकून है, एक सेफ एनवायरनमेंट है, एक सेफ जोन है। लेकिन आप जरूरत से टाइम से पहले अगर आप उसको डिटैच करते, किसी भी वजह से उसको डिटैच करके उनको आर्मी बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं, या फिर एक ऐसे इन्वायरमेंट में उससे दूर भेज देते हैं जब वो कुकून से डायरेक्टली बाहर निकल जाता है, जहां पे उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, वो खाना, वो वार्मथ, वो वो अटैचमेंट, वो केयर नहीं मिलती है, तब वो इंसान वहां पे स्टक हो जाता है, वो एडजस्ट ही नहीं कर पाता है। चाहे कितनी भी अच्छी फैसिलिटीज हो, कितनी भी अच्छे स्टूडेंट्स हो, कितनी भी अच्छी टीचर्स हो, लेकिन कुछ बच्चे नहीं एडजस्ट कर पाते। बच्चे तो क्या, हम भी एडजस्ट नहीं कर पाते। हम जब कॉलेजेस में थे तो कुछ लोग हमेशा बस कब छुट्टी मिलेगी, 5 साल के बाद भी कब छुट्टी मिलेगी, कब छुट्टी मिलेगी, ताकि हम घर जा पाए। तो वो एक जो स्ट्रिंग है ना होम सिकनेस का, वो है। तो दिस इज ऑल अबाउट हनी सकल। इट्स नॉट अबाउट द लेक ऑफ अडेप्टेशन और लेक ऑफ चेंज, इट्स ऑल अबाउट लाइक नो स्टक इन द पास्ट, स्टक इन दैट कंफर्ट जोन, कि जहां पे वो आप आगे नहीं आ पाते हैं। थर्ड कैटेगरी इज ग्रीफ एंड लॉस। ग्रीफ मतलब कि बहुत सारे तरह के लॉस होते हैं। पहला सबसे कि हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं, हम जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हमारे फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारे पार्टनर्स, किसी के बच्चे। जब वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो हर इंसान डेविस्टेटेड हो जाता है। लेकिन आज आज 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए हैं, वो मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे। उसकी आवाज सुनाई देती है, वो अगर बच्चे खेल रहे हैं तो उसमें वो देख रहे हैं, वो सारी चीजें उनको हावी हो जा रही हैं। आज तक बच्चों को आज तक उन्हें सपने आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई इंसान जब आपके पास आए कि मुझे अभी भी अपने मरे हुए दादाजी के आज 5 साल के बाद, या मरे हुए स्पाउस के, या मुझे अभी भी सपने आते हैं और वो जब भी मैं उठता हूँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं रो दूं। तो ये इट्स स्टक इन अ पास्ट, इट्स अ सबकॉन्शियस। वो मूव ऑन हो चुका है, आज हंस रहा है, खेल रहा है, लेकिन वो जो सबकॉन्शियस जब उसके सरफेस पे आता है ना, वो जो रिमोर्स होके, और वो जो प्रॉब्लम है, दिस हनी सकल, वो हनी सकल, यहाँ पे लिंक ब्रेकर काम नहीं करेगा, यहाँ पे शॉक काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपका हनी सकल काम करेगा। लॉस ऑफ डिवोर्स हो सकता है, लॉस ऑफ क्या बोलते हैं कि अ गुड जॉब हो सकता है। तो लॉस एंड ग्रीफ बहुत तरह के हो सकते हैं। तो जब इंसान पास्ट में स्टक हो जाए और प्रेजेंट को ना एंजॉय कर पाए, तब दूसरा ही एक कैटेगरी आती है, इट्स अ रिलक्टेंट टू अडेप्शन। मतलब कि कोई इंसान चेंज ही नहीं चाहता। मतलब कि मान लीजिए कि किसी इंसान का डिवोर्स हो चुका है, पर वो आगे जाके इसकी रीमैरिड हो गए, लेकिन वो अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को वो प्यार, वो केयर नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो पास्ट में हमेशा वो कंपैरिजन चलती रहती है कि तुम ऐसी नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो, तुम ऐसा नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते। तो तब रिलेशन जब खराब होता है तो इट्स हनी शक्ल। जब कोई इंसान, एक प्रमोशन उसको मिला है, एक ऑफिस से दूसरी जगह पे कर रहा है, लेकिन वो अडेप्ट नहीं हो पा रहा है, उसको लगता है कि नहीं यार, वो ऑफिस वाली बात नहीं है। तो जब इंसान पास्ट में स्टक होके अपना प्रेजेंट खराब करने लगे, दूसरे कुछ होता है कि अडेप्टेशन, कुछ होते हैं कि रिग्रेट्स। रिग्रेट्स मतलब कि पास्ट की लाइफ में किसी को खो देना, कि अगर मैंने थोड़ी हिम्मत कर ली होती तो शायद मेरी जिंदगी अलग होती। या फिर पास्ट के जो हमारी अपॉर्चुनिटीज होती है, हमारे करियर ऑप्शंस होते हैं, कि भाई पास्ट में अगर इस चीज की वजह से ये हमने अगर करियर ऑप्शन चुना होता तो शायद हमारी लाइफ अलग होती। तो उस तरह के रिग्रेट्स में भी अगर आप अभी अडेप्ट नहीं कर, कुछ अनसेड वर्ड्स होते हैं,
कि कुछ फाइट्स फ्रेंड्स के बीच में इतनी ज्यादा चली जाती है कि फिर आगे जाके 5 10 15 साल के बाद लगता है कि अगर उस टाइम मैंने माफी मांग ली होती, उस टाइम मैंने ये बात खत्म कर दी होती, तो शायद मुझे लगता है कि वो फ्रेंड, वो इंसान हमारे पास होता। तो देर इज अ रिग्रेट, देर इज अ रिमोर्स। तो ये है एक हनीसकल। तो दूसरा है कि देर इज अ स्टेग्नेशन, द वर्स्ट पार्ट मैं बोलती हूँ ना, द मेन कोर एसेंस ऑफ हनीसकल इज द स्टेग्नेशन ऑफ इमोशंस। स्टेग्नेशन मतलब कि यहाँ पे इंसान प्रेजेंट में तो है, पास्ट में जी भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं, लेकिन पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से वो मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए कि कोई इंसान जिसका रिलेशनशिप टूटा है, तो अभी वो उससे उभर गया है, ऐसा समझ रहे हैं, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, वो किसी से मिल नहीं पा रहा है। उसे ऐसा कोई फ्रेंड्स बोलते हैं कि भाई अभी तो तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, यू नीड टू गेट रीमैरी, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर पाता है। ठीक है। तो दिस इज हनीसकल। दूसरा कि अगर पास्ट में किसी ऑफिस की वजह से, कोई लॉस की वजह से, अगर उस इंसान को लॉस हुआ है, ठीक है, तो वो आगे जाके डरता है कि मैं सेम तरह का रिस्क नहीं ले सकता, सेम तरह का बिजनेस नहीं कर सकता, तो वो अभी भी पास्ट में है, तो देर इज अ स्टेग्नेशन। दूसरा कि कोई इंसान कोई नई चीज ट्राई नहीं करना चाहता है, हमेशा एक कंफर्ट जोन में बना रहना चाहता है। तो वो कंफर्ट, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज, नई क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजीज यूज नहीं कर रहा है। तो ये जो स्टेग्नेशन पार्ट है, तो दिस इज द वर्स्ट पार्ट जहाँ पे हनीसकल। एंड द लास्ट थिंग कि पास्ट में किसी भी तरह के बैड एक्सपीरियंसेस हैं। अभी अभी ही एक केस था जहाँ पे किसी ने मुझे बताया कि उनके पास एक पेशेंट आया था कि 20 साल पहले दैट पर्सन हैड बीन कैप्टिव और उसको टॉर्चर किया गया था। और आज 20 साल के बाद भी वो समहाउ पैनिकली उठ रहा है, सपने से, नींद से उठ रहा है। तो मैंने रोक्रोज दिया है, लेकिन वो पैनिक अटैक्स उसके बंद नहीं हो रहे। तो मैंने उसको बोला कि भाई स्टार ऑफ बेथलेहेम दो, साथ साथ में हनी सकल दो, क्योंकि हनी सकल समहाउ बीइंग अनकॉन्शियस वी गॉट स्टक इनटू दैट स्पेसिफिक एरिया, जहां से हम मूव फॉरवर्ड ही नहीं। जरूरी नहीं है कि वो कॉन्शियस चॉइस हो, वो अनकॉन्शियस चॉइस ही होती है। तो देर इज अ स्टेग्नेशन, देर इज अ स्टक फीलिंग। तो जहां अगर भी आपको ऐसा आए, तो हनी सकल इज द मेडिसिन। और दादा ऐसा बोलते हैं कि दुनिया में किसी भी तरह का अगर शौक है, तो आप स्टार ऑफ बेथलेहेम, हनी सकल एंड वॉलनट। मैं तो बोलती हूँ कि वॉलनट इज अ मेडिसिन, इट्स अ गुड मेडिसिन, बट हनी सकल गुड टॉप ओवर दिस। तो हनी सकल, स्टार ऑफ बेथलेहेम एंड वॉलनट देने से आप धीरे 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 पेशेंट को उस स्टेट में से बाहर ला सकते हैं। पैनिक अटैक, रोक रोज, इट्स एक्यूट, बट अगर उसको क्रोनिक देनी है, तो स्टार ऑफ बेथलेहेम एंड हनी सकल इज दिस। तो वैसे तो हनी सकल के बारे में बोले तो बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन द मेन पार्ट इज कि हनी सकल कब आती है। मेमोरीज छोड़ दो, मेमोरीज तो सबके पास होती है, दुख भरी, अच्छी नहीं। सबकॉन्शियसली आपको दिखना चाहिए पेशेंट के वो पास्ट में है, वो स्टक है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसकी लाइफ चॉइसेस ऐसी है कि वो आगे। तो वो एज ए थेरेपिस्ट, एज ए डॉक्टर, आपको देखना है कि द पर्सन इज बीइंग स्टक, नॉट मेमोरीज। मेमोरीज में अभी भी डॉक्टर ऋतु भी बोलते हैं कि कभी भी एक वर्ड से कभी भी मेडिसिन नहीं आपको करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी वो आपको आगे देखने ही नहीं देंगे। सो दिस विल बी ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर ऋतु, ओवर टू यू मैम। आई थिंक मैम, मैम इज देयर? ओके। was तो so शायद beautiful, मुझे so beautiful, so beautiful. एक एक चीज को आपने कहाँ कहाँ इंसान स्टक हो सकता है, स्टेगनेंट हो सकता है, मतलब अगर चाहे ना तो हनी सकल को आंख मीच के भी समझ सकते हैं। इतने सुंदर तरीके से मैम ने समझाया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनल। बिफोर मूविंग ऑन टू द प्लांट, लेट मी गिव यू टू बेस्ट एग्जांपल्स, टू बिग पेशेंट्स। वन ऑफ माय वेरी वेरी गुड नेबर्स, पुरानी पुरानी जगह पे एक नेबर थी। सो दादा का एक वर्ड होता था, वीपिंग यूट्रस वीपिंग वुमेन। वीपिंग वुमेन वीपिंग यूट्रस। जो औरत रोती है उसका यूट्रस भी रोता है, ये उनका फेवरेट सेंटेंस था। कुछ कुछ चीजें उनकी जो ऐसी थी, जो वो सहजता से बोल लेते थे, एकदम जस्ट बाय द वे बोल के निकल जाते थे, वो हमको एकदम रिमेम्बर करनी होती थी, क्योंकि वो एक ऐसी चीज होती थी जो अक्सर हमको लोगों में दिखती थी। सो दिस फ्रेंड ऑफ माइंड, शी केम टू मी कि है ना, मेरा यूट्रस रिमूवल का टाइम आ गया है और मेरे को वो नहीं कराना है, और रो रो सारा टाइम रोना रोना। आई वॉज वंडरिंग कि क्या हुआ। बोले कि मुझे है ना अ, बेटे की बहुत चिंता होती है, वो नीचे खेलने जाता है तो मैं उसको खेलने नहीं जाने देती हूँ।
और मुझे लगता है उसको कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो भाई पाइन ये वो कुछ नहीं। 1 महीना चलता रहा। बोले कि तुम मुझे मेडिसिन नहीं दे रही हो। मैंने कहा मैं समझने की कोशिश करती हूँ। फिर उसके हस्बैंड से भी बात की, बोले छोटी छोटी बात पे उसको एकदम तनाव हो जाता है, उसको एकदम स्ट्रेस हो जाता है, और हर छोटी बात पे उसको स्ट्रेस हो जाता है। और अभी उसको ये स्ट्रेस है कि उसका यूट्रस रिमूवल का टाइम आ गया। कहा ठीक है। मैंने कहा क्या हुआ था ऐसा कि यूट्रस रिमूव करना पड़ रहा है? तो बोले ये हुआ। और मैंने कहा बेटे के साथ क्या हुआ? बोले वो तुम्हारी लैंग्वेज में वो टोटल एक रेड चेस्टनट है, और पाइन है कि मैं कामकाजी वुमन हूँ, मैं बेटे की तरफ ध्यान नहीं दे सकती हूँ, और बेटे के लिए उसको इतना है कि बेटा नीचे खेलने चला जाए तो हर 5 मिनट में फोन करेगी मेड को कि वो ठीक है या नहीं है। ठीक है। खोते खोते पता चला साल भर पहले उसकी मदर की डेथ हुई थी, अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस में, एंड शी वाज वेरी अटैच्ड टू हर मदर, अ वुमन ऑफ 50 ईयर ओल्ड। शी वाज सो वेरी अटैच्ड टू हर मदर। 1 साल पहले जब उनकी डेथ हुई, और अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस में वो चीज से वो उभर नहीं पाई थी। उसको लगता था कि उसके बेटे के भी ऐसा ही कुछ हो जाएगा, उसके हस्बैंड को भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। उस चक्कर में उसने उन लोगों का जीना हराम कर दिया था। नॉट लड़के, लेकिन अपने बोलते हैं ना इनसिक्योरिटी से, कि इनको कुछ हो नहीं जाए। हम इनसिक्योरिटी समझे, हम रेड चेस्टनट समझे, हम पाइन समझे, बस इतना सा ही बोला। और मुझे समझ में आ गया कि वो हनी शकल है, माँ के उससे उभर नहीं पाई है साल भर से, विच हैज बिकम अ लिटिल क्रॉनिक। और दादा का ये फेवरेट कॉम्बिनेशन है, वॉलनट, सौंफ एंड हनी शकल। 1 महीने बाद जब वो मेरे पास नहीं आई कि मेरे को अब है ना, मेरे को लगता है मेरे को यूट्रस रिमूव ही कराना पड़ेगा, तुमसे कुछ नहीं होगा, तो मैंने उसके हस्बैंड को ये दवाई दी। मैंने कहा सिर्फ तुम 10 दिन दे देना। और दादा का नाम लेके ही दवाई दी थी, क्योंकि ये उन्हीं का ही कॉम्बिनेशन है। ट्रस्ट मी, ये मैं नहीं कहूंगी कि यूट्रस है या नहीं है, दैट इज नॉट माई थिंग। लेकिन आज वो इतनी फ्री है अपने दिमाग में कि उसने अपने बेटे और हस्बैंड को अकेले जापान भेज दिया घूमने के लिए, एंड शी वॉज ओवर हियर। और सबसे सुंदर बात यह है कि वो 10 दिनों में उसने एक बार भी फोन नहीं किया कि तुम लोग ठीक हो या नहीं। कभी कभी एक रेमेडी, और ऐसा कुछ नहीं था, कंटिन्यूस यही होता था कि रेड चेस्टनट है, रेड चेस्टनट है, रेड चेस्टनट। कभी कभी आपको धीरे धीरे, हो सकता है 1 महीने में आपको नहीं समझ में, जब आपको भी नहीं आ रहा है तो हर बार मैं होली और वाइल्ड ओट नहीं दे सकती। राइट। कभी कभी कोई चीजों को छोड़ देना पड़ता है। फिर 10-15 दिन कंटिन्यूस उसके हस्बैंड से बात होती थी, कभी कभी उसको भी फोन लगा देती, कैसा चल रहा है, क्या है, सब ठीक है, कैसे सपने आते हैं, क्या होता है, धीरे धीरे बताती, आज मम्मी दिखी मुझे सपने। दैट्स हाउ आई गॉट थिंक कि हाँ उसको ये तकलीफ हो रही थी। काइंडली म्यूट योर सेल्फ प्लीज, काइंडली म्यूट योर सेल्फ। तो उसको ये तकलीफ हो रही थी कि वो अपनी माँ से उभर नहीं पाई थी, अनवांटेड टाइमली अनटाइमली डेथ की वजह से। एंड दिस वर्कड वंडर्स 10 दिन में। और मैंने बता भी दिया कि दोनों हस्बैंड और बेटा उसको यहाँ पे छोड़ के वो लोग बाहर घूमने भी चले गए थे। राइट। माई सेकेंड पेशेंट, जो कि मानसी का सॉल्यूशन था इसके अंदर, मानसी और रेशमा का सॉल्यूशन था। मेरी ही फ्रेंड की एक बेटी थी जो अनदर केस कि वो उन लोगों का ट्रांसफर हो गया था। बच्ची बहुत छोटी थी, एंड शी वॉज वेरी वेल एडजस्टेड टू हर न्यू सिचुएशन, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो कहती थी कि है ना, वो है ना अंगूठा चूसने लग गई है, और है ना हमेशा मेरा पल्ला पकड़ती रहती है। तो मैंने कहा उसको अपना पुराना, बोले नहीं ना, तो वो पुरानी जगह याद करती है, ना पुराना घर याद करती है, ना अपनी पुरानी फ्रेंड्स याद करती, कुछ भी पुराना याद नहीं करती। शी इज वेरी वेल एडजस्टेड। और 8-10 साल की बच्ची है, वो बहुत आराम से एडजस्ट हो गई है, नए फ्रेंड्स बना लिए, लेकिन वो अंगूठा पीने लग गई है, अंगूठा चूसने लग गई है। और मेरा पल्ला पकड़ती रहती है, और रात को उसको नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आती, उसको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। धीरे धीरे खोदते खोदते वहां तक पहुंचे कि ये चीज उसकी माँ ने नहीं बताई थी कि उसको एक रजाई की आदत थी। वो उसको अपने पास लेके सोती थी। गर्मी में कौन रजाई ओढ़ता है, राइट। लेकिन वो उसको अपने पास लेके सोती थी, वो उसको दबा के सोती थी, पर वो रजाई उसके साथ हमेशा रहती थी। वो टीवी देखती थी तो वो रजाई उसके साथ रहती, तो वॉट एवर शी वॉज डूइंग, द रजाई वॉज विथ हर। उसको बोले कि वो इतनी फट चुकी थी ऋतु, वो इतनी फट चुकी थी कि मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं उस पुरानी जगह से उसको नई जगह पे लाऊं। तो मैंने उसको वहीं छोड़ दिया, एंड आई टोल्ड माई डॉटर कि बेटा वो वहीं छूट गई, कभी कोई जाएगा तो लेकर आएगा। वो बच्ची समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले, उसने अपनी माँ की बात मान ली।
लेकिन यस ऑफ कोर्स मॉम चीटेड हर, शी डिड नॉट से इट राइटली, शी चीटेड हर, और उसको दिमाग में एक्सेप्टेबल नहीं थी कि सब जने जाते मेरी रजाई क्यों नहीं आ रही है। वो बच्ची बोल नहीं पा रही थी, लेकिन वो जो सिक्योरिटी मिलती थी उसको अपनी रजाई से, वो अपनी रजाई को मिस करती थी। और जो सिक्योरिटी मिलती थी, अब वो सिक्योरिटी उसको अपने थंब में मिलने लगी, वो उसको अपनी माँ की चुनरी में मिलने लगी। राइट। कुछ नहीं करना पड़ा। पहली चीज मैंने उसको बोली, तुम उसको सच सच बताओगी कि तुमने क्या किया, या तो तुम उसको ला के दे दो। लेकिन यह सब कुछ वो लाई, हमने हनी शकल दिया, और उसको उसने माँ ने सच बताया कि ऐसा हुआ था, बहुत खराब हो गई थी। तुम बोलो तो हम सेम टू सेम नहीं खरीद के लिए आए। दैट वॉट गॉट हर फ्रॉम दैट स्टक पोजिशन आउट। बोले कि हाँ, अब उसके कच्चे मन को ये समझ में आया कि मम्मी ने सच बोला। चाहे मन कच्चा हो या पक्का हो, सच सच ही होता है। अब उसको ये समझ में भी आ गया, हाँ जो बोल रही है वो सही है। बोले हाँ, हम नहीं लेकर आ जाते। ट्रस्ट मी, 15 days शी वॉज देयर विदाउट सकिंग हर थंब। आप सच बोलना सीखिए बच्चों को। बच्चे भले ही छोटे होते हैं, लेकिन उनको सब समझ में आता है। उनको ये भी समझ में आता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, लेकिन वो बता नहीं पाते क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि बोलना कैसे है। और वो उसकी इतनी पसंदीदा चीज थी, और वो उसको सिक्योरिटी देती थी, क्योंकि मम्मी अगर काम पे जा रही है तो कोई चीज है उसके पास। वो एक रजाई और कुछ नहीं था, उसका सिक्योरिटी जोन था। राइट। दीज वर टू ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स. And before this session ends, let me tell you, we will continue honeysuckle next week also. पर अभी मुझसे जितना कवर होता है हम डेफिनेटली उतना कवर करेंगे. एंड द बायोलॉजिकल नेम, हाँ कोई ये एक चीज मैं पहले बता देती हूँ कि जो दादा के ये गाने थे हनीसकल पे, दे वर वेरी एप्ट. कोई अगर गा के सुना सकता है तो हम खुश हो जाएंगे, शायद दादा भी कहीं हैं तो खुश हो जाएंगे. बिफोर दैट वी विल स्टार्ट. अगर कोई तैयार है तो प्लीज अपना हैंड ऊपर कर सकते हैं. रेज योर हैंड, अनम्यूट योर सेल्फ, और यू कैन जस्ट थ्रो अ मैसेज ऑल्सो इन द चैट बॉक्स. मीन वाइल, सो दिस बींग अ सिंबल ऑफ फाइडेलिटी एंड अफेक्शन. हनी सकल क्या है? फाइडेलिटी और अफेक्शन के लिए बहुत फेमस है. ये बहुत बड़ी बात है कि जो हमें पता भी नहीं थी. राइट. माधवी रोकड़े, ओके वेल, यू विल सिंग द सॉन्ग लेटर ऑन. वी विल जस्ट नोट इट डाउन. परफेक्ट. एंड हनी सकल का एक बायोलॉजिकल नेम है लोनीसेरा कैप्रिफोलियम. एंड कैप्रिफोलियम का लोनीसेरा, ऑफ कोर्स इट्स अ जीनस नेम, बट कैप्रिफोलियम है. एंड कैप्रिफोलियम का मतलब होता है गोट्स लीफ. और इसको गोट्स लीफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हनी सकल की लीव्स हैं, दे रिजेंबल गोट्स ईयर, बकरी के कान की तरह दिखते हैं. और उससे भी अच्छी बात यह है कि हनी सकल की जो लीव्स हैं, हनी सकल का जो प्लांट है, वो बकरियों के लिए बहुत बड़ा फॉडर है. ये उनकी पसंदीदा खाना का कहा जाता है. दैट्स है उसके लीव्स को गोट्स लीफ भी बोला जाता है, विच इज अ कॉमन नेम ऑफ कैप्रिफोलियम. एंड वी ऑल नो दैट इट्स नेटिव ऑफ साउथ यूरोप, डेफिनेटली. अब उसको आप कैसे, हनी सकल एसेंस को हनी सकल प्लांट के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, इसकी एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है जो दादा ने मेरे साथ शेयर की थी. कि जो फ्लावर्स होते हैं हनी सकल के, दे आर लिटरली ओडरलेस ड्यूरिंग द डे टाइम. उनमें कोई खुशबू नहीं होती डे टाइम में. बट जैसे जैसे रात होती चली जाती है, एज नाइट अपियर्स, दे रिलीज अ फ्रेग्रेंस. उनमें से एक बहुत सुंदर खुशबू आने लगती है. और वो खुशबू रात को ही क्यों आती? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट फ्लाइंग मॉथ. एक तरह का इंसेक्ट होता है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो एक खुशबू निकालते हैं. और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर वो फ्लावर को रात को अगर आप तोड़ के नीचे तोड़ के फेंक भी देते हैं तो भी उसकी खुशबू नहीं जाती है. तो कितनी अजीब सी बात है कि जो फ्लावर दिन में बिल्कुल ओडरलेस होता है, जिसके अंदर बिल्कुल फ्रेग्रेंस नहीं होती है, वो रात आते आते बहुत सुंदर फ्रेग्रेंस देता है. उसी तरीके से एक इंडिविजुअल जो दिन भर अपने बिजी शेड्यूल में बहुत बिजी रहता है, लेकिन जैसे जैसे रात आती है, दे मूव इनटू देयर पास्ट लाइफ, दे मूव इनटू देयर मेमोरीज. राइट. तो ये उसी तरीके से है कि लाइक, अब मैंने इसको बोला कि जैसे ही फ्लावर को आप तोड़ेंगे, प्लांट से तोड़ेंगे, राइट, टूट गया, नीचे गिर गया, फिर भी वो अपनी खुशबू नहीं छोड़ रहा है, उसमें खुशबू है. उसी तरीके से इंसान अपने पास्ट से कट चुका है, वो अपने प्रेजेंट में है. राइट. लेकिन फिर भी वो अपनी मेमोरीज, अपनी पास्ट मेमोरी की फ्रेग्रेंस से नहीं निकल पा रहा है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हनीसकल प्लांट शोज टू अस. कि पास्ट मेमोरीज में आप अटके हुए हो, आप स्टक हो. वो सुंदर मेमोरीज हो, वो खराब मेमोरीज हो, वो आपको ग्रीफ दे रही हो, बट
वो खुशबू पास्ट मेमोरीज की अभी भी लिंगर ऑन कर रही है प्रेजेंट के अंदर, डिसाइड कि आप अपने पास से कट चुके हैं उसके बावजूद भी। तो ये हनी सकल की पेड़ की खूबसूरती है जो हमें एसेंस में दिखती है। और इसका बिहेवियर पैटर्न भी मैंने आपको समझा दिया कि कितना सुंदर बिहेवियर पैटर्न है, कटने के बाद भी वो अपनी खुशबू छोड़े जा रहा है। अब एक फाइडेलिटी के ऊपर भी एक छोटा सा ये है कि हम इसे बिलीफ कहें या ये हकीकत है, ये हमें नहीं पता। दादा इसको बिलीफ ही कहते थे कि विक्टोरियन एज के टाइम की जो गर्ल्स हैं, यूरोप की गर्ल्स, उनको ये फ्लावर्स फॉरबिडन था अपने घर ले जाना। क्यों फॉरबिडन था? क्योंकि वो कहा जाता था कि फाइडेलिटी के लिए फेमस था। तो ये कहा जाता था कि अगर उनके सपने में कुछ ऐसे सपने आए, इतने शॉकिंग सपने आए, तो वो लड़कियों की मेच्योरिटी के लिए, लड़कियों की सेंसिबिलिटी के लिए बहुत बड़ा शॉक हो सकता था। क्योंकि अगर उनको सपने में आए, फॉर एग्जाम्पल, कि उनका हस्बैंड है या उनका लवर है वो किसी और के साथ है, इट कैन बी वेरी शॉकिंग टू देम। दैट वॉज अ काइंड ऑफ अ बिलीफ। हाँ जी आसिफ साहब बताइए, बताइए आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आसिफ साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फेयर इनफ, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा अगर आपको कुछ पूछना है तो। मीन वाइल आई विल कंटिन्यू उसी तरीके का एक। हाँ जी आसिफ साहब बताइए। जी मैम, आपने बताया कि जो माजी की यादें हैं जी। उसके लिए हनी साइकिल जो है ना वो बेहतरीन है। हम्म। ठीक है। तो जो फ्यूचर की यानी ये मौजूदा है उसके लिए मतलब हम जो है ना वो वॉलनट देंगे फ्यूचर के लिए। इसमें। तो मुझे फ्यूचर। ना जरा इसमें थोड़ा सा ना ये यादों के हवाले से कि अगर एक पेशेंट में माजी की यादें हैं, वो माजी के वाकयात को लेकर चल रहा है, तो उसके लिए तो आपने ये बताया है। तो जो एक एक बार बार ख्याल आ रहा है, तो वो तो माजी का भी हो सकता है, हाल का भी हो सकता है, जो वो तो भी पोजीशन है उसकी। फ्यूचर की यादें कभी जी नहीं होती है आसिफ साहब। फ्यूचर की यादें जी कभी नहीं होती है। फ्यूचर का तो क्या होता है, खेल कैसा होता है, आप सोचते रहते हैं काश ये होगा, अगर ये हो तो मेरे साथ, अगर ये मेरे को जी मिल जाए तो। वो फ्यूचर जी होता है जी जिसका आपके पास कोई अंदेशा नहीं कि क्या होएगा। दैट इज डिफरेंट। वो ख्याली पुलाव है, वो क्लीमेटिस है, वो हम कर चुके हैं। एक बार आप वापस सही। क्लीमेटिस में वीडियो रिकॉर्डिंग देखिएगा। हनी सकल में क्या है, जी आपको आपको 100% मालूम है आपके साथ पास्ट में क्या हुआ है। चाहे अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो। बुरा होता है वो भी हमसे छूटता नहीं है, और अच्छा होता है वो हमको अच्छी यादें देता है। राइट। तो पास्ट इज कंफर्म्ड कि मेरे साथ ये हुआ है। और क्लिमेटिस जी कैसा है कि फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा वो मुझे नहीं मालूम। तो उसके लिए तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, सोच तो आपकी किसी भी हद तक जा सकती है। जी जिसका जी एक गाना मैंने आपको बताया था जो दादा अक्सर बोलते थे, आगे भी जाने न तू। आगे क्या होने वाला जी है वो हम नहीं जान सकते, और पीछे क्या हो गया वो तो पीछे छूट चुका है। राइट। तो क्लेमेटस और हनी सही। सकल का कॉम्बिनेशन था। और जैसे जैसे हम हनी सकल कंप्लीट करेंगे शायद आपको क्लियर हो जाएगा, और एक बार आप क्लेमेटस की रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया जी, बहुत मोस्ट शुक्रिया। वेलकम, अल्लाह मोस्ट। जी। और हम आगे जाते हैं इसमें। एक बिजार बिलीफ और है इस हनी सकल के बारे में, वो ये है कि कहा जाता था कि वो विक्टोरियन एज की जो लड़कियां थी ना, उनकी बड़ी बुजुर्ग जो घर में औरतें थी वो कहती थी कि इस फूल को सूंघते टाइम अगर तुम ये सोचो, विजुअलाइज करो कि तुम्हारे बॉडी पार्ट्स कैसे होने चाहिए, तुम पतली होनी चाहिए या मोटी होनी चाहिए, तो अगर वो खुशबू सूंघते सूंघते अगर तुम ये सोचोगी तो तुम्हारा शरीर वैसा ही हो जाएगा। दिस वॉज वेरी बिजार बिलीफ। मतलब ये कोई हद तक भी हमारा बिलीव जा सकता है, हम कोई भी हद तक ट्रस्ट कर सकते हैं। यही चीज हमारे खुदा या भगवान के साथ भी होती है कि ट्रस्ट हुआ तो हमें सब समझ में आता है, नहीं हुआ तो हमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। राइट। तो ये सारी जो बिलीव्स हैं ये बिजार बिलीव कह सकते हैं, या ये हुआ होगा तो भी मुझे पता नहीं, बट ये सब कुछ ये दादा ने शेयर किया था। Another beautiful part about that is that honeysuckle 180 टाइप्स की स्पीशीज होती हैं। और इतनी खूबी है इस प्लांट के अंदर, इतनी खूबी है। और एक इसका एक स्पीशीज हम हिंदी में बोलते हैं मधुमालती। वो हमारे यहाँ पे बहुत उगता है मधुमालती। तो ये वन ऑफ द 180 स्पीशीज ऑफ हनीसकल है। हनीसकल की अच्छा, हनीसकल का सबसे बड़ा कैसा है कि मैं ये बता ही चुकी थी कि जैसे जैसे हनी सकल इज लाइक अ ट्वाइन, वाइन की तरह चढ़ता है ये पेड़, ऐसा होता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं उसके। क्रीम होता है, पिंक होता है, येलो होता है, व्हाइट होता है, तरह तरह के फ्लावर्स होते हैं।
उसी तरीके का इंसान जब अपने पास्ट में क्रीप कर रहा होता है ना, अपने पास्ट में जाता है, तो वो यादें कैसी भी हो सकती है, येलो हो सकती है, व्हाइट हो सकती है, पिंक हो सकती है, क्रीम हो सकती है, जो कि काइंड्स ऑफ मेमोरीज, जो कि मैम ने बताई थी, काइंड ऑफ मेमोरीज के अंदर होम सिकनेस